हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था इंस्टामार्ट से और ये गीला गीला होकर आया। वो बैग देखो आप, वो तो पूरा ही गीला था। तो उसमें से फटाफट से मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया। थोड़ी सी हवा लग जाएगी, उसके बाद इसको जगह पर रखेंगे। तो आटा मेरा इतना सा ही रह गया था और मुझे बनाना था खाना, तो फिर मैंने आटा भी मंगा लिया। मैं ना वेट करती रहती हूँ कि सही टाइम आए जब मेरी ग्रॉसरी भी मुझे लानी हो और वीकेंड भी हो, तो मैं डी मार्ट चली जाऊँ। वहाँ से ना सामान एक तो जितना मेरी ग्रॉसरी में मुझे ज़रूरत होती है मोटा मोटी सारा मिल जाता है, अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी मिल जाता है। एंड मुझे है ना डी मार्ट का चप्पा चप्पा भी याद हो गया है, तो मुझे ना बहुत कम टाइम लगता है वहाँ से सामान उठा के लाने में। तो इकोनॉमी तो हो ही जाती है, मेरा टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। जबकि ये छुटपुट मंगाते रहो रोज़ रोज़, तो ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है एंड रोज़ दिमाग लगाना पड़ता है कि आज क्या मुझे लिस्ट में रखना है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए वाला सीन। मैंने आज सुबह मतलब कल रात में ऑर्डर दिया था, तो आज सुबह मेरी सब्जियां भी डिलीवर हो गई थी। थोड़ी सी सब्ज़ी मंगाई है, बाकी तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था मैं ले आई थी। पर हमारे यहाँ पे है ना जो एनक्रोचमेंट होता है ना, उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लॉरीज थी नहीं, एक छोटी सी गली में ही बस थोड़ी सी सब्जियाँ थी। तो वहाँ पे ना सीजनल हरी सब्जियाँ थी, पर आलू प्याज टमाटर इस तरह की सब्ज़ी वहाँ मिल नहीं रही थी। तो फिर वो मुझे मेरे सब्ज़ी वाले भैया से मंगानी पड़ी और वो आज सुबह दे गए थे। कल रात मैंने ऑर्डर डाल दिया था। बाय द वे, टमाटर के हाल क्या है आपकी सिटी में? भाव बताना आप मुझे, आपके यहाँ पे क्या भाव चल रहा है? हमारे यहाँ 160 ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो दोनों बॉक्सेस थे ना, ये गीले ही थे। मैंने सोचा थोड़ा सूख जाए तो मैंने ऐसे ही स्टोर कर दूं, बट नहीं सूख रहे थे। तो आई थॉट चलो इसे निकाल लेते हैं। अभी जो पार्चमेंट पेपर है ये तो मैं नहीं निकालूंगी, इसको मैं स्टिल सूखने का टाइम दूंगी। बट मैं खोल करके आपको दिखा रही हूँ। मैं अभी तक हमेशा ही पार्चमेंट पेपर का ना जो रोल आता है ना, वो यूज़ करती थी और जितना ज़रूरत है उतना काट करके यूज़ कर लो। पर उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कभी कभी ठीक से कटता नहीं है, छोटा बड़ा कट जाता है, और वो कब ख़त्म होने लग रहा है उसका कभी कभी सही आइडिया नहीं लगता। तो मैंने ये पहली बार ट्राई किया है। इकोनॉमी भी हो गई मुझे इसमें, मुझे उतना महंगा नहीं पड़ा। और इसमें ना प्री कट शीट्स आते हैं, 100 शीट है। तो मुझे लगा अच्छा है, एक बार ट्राई तो ज़रूर देना चाहिए। तो इसे देखकर मेरा फिर बेकिंग करने का मन हो गया। बेकिंग इज़ माई हैप्पी एक्टिविटी। मैं बहुत खुश होती हूँ या मुझे खुद को खुश करना होता है तब मैं बेकिंग करती हूँ। तो जो टॉयलेट रोल थे वो तो गीले नहीं थे, सिर्फ उसका बॉक्स ही गीला था। फिर भी वो मैंने निकाल करके रख दिए हैं जगह पर। अभी मॉनसून है और अरोमा तो मैं करती ही हूँ। मैंने कपूर जला दिया थोड़ा सा। मुझे कोई फ्रेंड पूछ रहे थे अरोमा डिफ्यूज़र के बारे में कि आप तो बहुत साल से यूज़ करते हो, तो बता दो कौन सा वाला अच्छा रहेगा। तो यार ये है ना, देखो एक तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले आते हैं, तो जब तक बिजली है तब तक चलते रहेंगे और वो बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि आप उसे कितने भी घंटे चला सकते हो। लेकिन कभी कभी लाइट नहीं होती एंड स्टिल यू फील लाइक डूइंग अरोमा इन योर हाउस, तो फिर कोई ना ऐसे भी रखना चाहिए। मैंने भी 2 रखे हुए हैं जो कैंडल से चल जाते हैं, एक दिया से जल जाता है, एक कैंडल से जल जाता है। तो तब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तब वो मेरे बड़े काम आते हैं। ये कपूर वाला तो सेकंड पीस है मेरे पास। इससे पहले भी एक पीस था पर वो जल्दी ही ख़राब हो गया। तो ये मैंने अभी अच्छे रिव्यूज़ एंड सब कुछ देख के अमेज़ॉन से मंगाया है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें कपूर फटाक से ख़त्म हो जाता है, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है। हालांकि उसकी अरोमा फिर बाद में 3-4-6 घंटे तक रहती है, बट स्लोली नहीं होता उसमें। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ये। और बटर भी मंगाया था मैंने, तो बटर तो मैंने जैसे ही आया था तुरंत ही फ्रिज में रख दिया था। ये गीला ही था, आप देखें इसका कार्टन ख़राब हो रखा है। तो मैंने सोचा इसको स्टोर कर लेते हैं। तो मैं है ना, पता है 10 में से 8 बार ये प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ, बट कभी कभी नहीं भी करती हूँ। मैं है ना ये जो बटर है इसको काट करके एक बड़े डब्बे में डाल करके रख देती हूँ। तो वो छोटे छोटे जो क्यूब्स है ना, जितना जब ज़रूरत हो उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो बटर होता है इसके ऊपर जो पेपर लगा होता है ना, ये बटर पेपर होता है, तो आप इसको एज लाइनर भी यूज़ कर सकते हो और इसको बेकिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसको थ्रो ना करें, वैसे भी ये कार्टन के अंदर ही रहता है तो ठीक ही रहता है ये। तो मैंने इसी से जो बॉक्स है, डब्बा है, उसको लाइन कर दिया है। और अभी ये जो बटर है इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लूँगी मैं। थोड़ा बटर मैंने एक कटोरी में अलग निकाल लिया है क्योंकि मैं बेकिंग करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी काजू बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कम इंग्रेडिएंट डलते हैं उसमें और इतनी बढ़िया बनती है ना, आप भी बना लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग बटर है इसको मैं अच्छी तरह स्टोर कर दूँगी। जब जितना चाहिए उतने क्यूब्स निकालिए, यूज़ करिए। एंड ये बहुत अच्छा भी लगता है देखने में एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़।
लास्ट नाइट हमारे घर में बनी थी खिचड़ी। तो खिचड़ी मुझे बहुत कम पसंद है, मुझे मतलब मेरे लीस्ट पसंदीदा आइटम्स में खिचड़ी है। तो मैंने उसे अचार वचार के साथ जैसे तैसे थोड़ा अच्छा अपने हिसाब से मसालेदार बना करके खा लिया। बट बच्चे लोग खाते हैं दही से, एंड देवर लाइक कि दही मम्मा खट्टा लग रहा है। तो मुझे आइडिया लग गया चलो इसकी कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत वक्त से मैंने कढ़ी बनाई भी नहीं है। तो दही ये खट्टा हो गया था, बस इसलिए कढ़ी बन रही है। अगर ये दही अच्छा होता तो ये खा लिया जाता और कढ़ी अब भी रह जाती। अब ऐसा होता है यार, हर चीज़ 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं बनाने को। आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करनी होती हैं मुझे, विच आई लव लव लव। लेकिन कुछ एक मेरी ऐसी पर्सनल फेवरेट भी हैं जो मैं पहले बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती थी। जैसे इसमें कढ़ी हो गया, राजमा हो गया, आलू के और डिफरेंट अदर स्टफ़ पराठे। वो अब थोड़ा सा ना नंबर उनका लेट ही आता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी का जो घोल है वो बना लिया। बहुत सिंपल कढ़ी बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं करती, एकदम सिंपल। एंड आई जस्ट लव कढ़ी। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी कढ़ी अच्छी लगती है, बट मेरे ससुर जी को तो कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं मेरी मम्मी मतलब सासू मॉम के साथ रहती थी ना, तो हमारे घर का मतलब सासू मॉम की घर का नियम था कि कढ़ी बनेगी तो एक एक बार तो ऐसे रोटी से खाई जाएगी और फिर बाद में एक एक बार चम्मच से खाई जाएगी। तो वो इतनी कढ़ी बनाती थी। तो वो मैं और पापा हम तीनों बैठकर कढ़ी का लुत्फ़ लेते थे। और मैं यहाँ पे बस कढ़ी छौंकने की तैयारी ही कर रही थी। मैंने देखा तेल तो ख़त्म हो गया, तो सोचा चलो तेल को रिफ़िल कर लेती हूँ। और ये देखो कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने बंद किया है। अब वो इतनी ताकत लगा करके सारे ढक्कन बंद करते हैं ना कि उनके अलावा दोबारा कोई उसको खोल ही ना पाए, एज़ इफ़ पता नहीं क्या ख़जाना है उसके अंदर। आप भी मुझे बताना आपके हस्बैंड कोई ऐसी हरकत करते हो जिससे आपको बड़ा इरीटेशन होता हो। हमारी शादी को 17 साल हो गए और ये चीज़ ना मुझे हर बार इरीटेट करती है। जिस ढक्कन को वो हाथ लगा दे फिर वो मुझसे तो खुलना ही नहीं है। पूरा एड़ी चोटी की ताकत मुझे लगानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो लिड खुलती है। बस कढ़ी छौंक रही हूँ मैं। जैसा मैंने आपको बताया, कढ़ी तो मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले वसाले मैं इसमें नहीं करती। कढ़ी का अपना टेस्ट आना चाहिए, ऐसे बनाती हूँ मैं। तो मैंने सिंपल सा तड़का यहाँ पे लगाया है, मेथी दाना, हींग और सूखी लाल मिर्चें। और बस ये थोड़ा सा भून लेना है, मेथी दाना की खुशबू आने लगे, बस इतना। इसमें पानी नहीं डलता, कभी नहीं डालती हूँ मैं। बट यहाँ पर मेरा मेथी दाना ना थोड़ा सा काला होने लग रहा था। और जो कढ़ी का घोल मैंने बनाया था इसमें मैंने पानी मिलाया नहीं था अभी तक। तो आई वाज़ लाइक कि ये बहुत जल जाएगा, तो थोड़ा सा पानी डाल दूँ सो दैट इसकी कुकिंग रुक जाए। तो बस इसलिए मैंने पानी डाल दिया। कभी भी इस तरह तड़के में पानी नहीं डाला जाता, सीधे कढ़ी ही डाली जाती है। मेरी मम्मी ये कढ़ी का घोल भी छान करके ऐड करती थी। कभी कभी मुझे याद रहता है तो डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं याद रहता तो डायरेक्टली ही ऐड कर देती हूँ मैं। और ये थे कच्चे चावल, इनको मैंने अच्छी तरह से टावल में रब कर लिया था और फिर इसके बाद ये ऐड किया है मैंने। और ये मेरी मम्मी का ट्रिक है। आप में से कितने लोगों को याद है ये ट्रिक? मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है जब हम किचन में न्यू होते हैं ना, तो हमको आइडिया नहीं लगता कढ़ी कब पक गई। तो ये मेरी मम्मी ने सिखाया था कि कच्चे चावल बिना धुले, बिना सोक किए, मतलब पर अच्छी तरह से क्लीन किए, टावल वगैरह में रगड़ करके साफ़ करके चावल ऐड कर दो, कच्चे और बिना सोक किए, ये ज़रूरी है। फिर जब चावल उबल उबल के पक जाएंगे तो कढ़ी आपकी तब तक पक ही चुकी होगी, क्योंकि जब चावल पक गया तो बेसन तो फिर भी जल्दी ही पक जाता है। काजू बिस्किट की तैयारी कर रही हूँ मैं। प्लान मेरा ये था कि जब शाम को हस्बैंड घर आएंगे और चाय के वक्त उन्हें फिर जब भूख लगती है ना, तो मज़ेदार सा नाश्ता सर्व करूँगी। तो आज मैं ना कुकीज़ बना रही हूँ, पर मैं थोड़ा मेजर करके डालूँगी, क्योंकि मैं पिछले जब से मैंने ये वेइंग स्केल लिया है, मैं कभी कभी ऑन एंड ऑफ वे करके भी बनाती हूँ चीज़ें, एंड उसका रिज़ल्ट है ना ज़्यादा बेटर आता है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेइंग स्केल के ऊपर इसको न्यूट्रल कर लिया है, एंड 75 ग्राम्स मैंने मेल्टेड बटर लिया है। ये रूम टेम्परेचर अमूल वाला बटर है, यानी इसमें नमक है और ये सॉफ्ट है। और इसके बाद फिर इसके अंदर चीनी मैंने घर में ही पीस ली थी। तो ये वाली चीनी ले लो आप, कैस्टर शुगर, ब्रेकफास्ट शुगर, पाउडर शुगर, कुछ भी आप ले सकते हो। और ये भी 75 ग्राम मैंने ऐड कर दिया है। कम मीठा खाते हो तो 10 ग्राम कम डालना, सही मीठा खाते हो तो 75 ग्राम ही ये भी मिला देना। अब जो आपका बटर है और शुगर है, इसको करेंगे हम बीट। इसको अच्छी तरह से बीट करना है, मिक्स करना है तब तक जब तक 1 ये अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए,
2 ये मिक्सचर लाइट एरी हो जाए, एंड 3 ये फ्लफ़ी होने के साथ साथ पेल हो जाए। देखें आप, इसका कलर थोड़ा सा वाइट की तरफ आ गया है, पहले ये येलो दिख रहा था। अब इसके अंदर डालना है एसेंस, तो वनीला एसेंस मैं ऐड कर रही हूँ। ये फ्रिज में रखा होता है ना, इससे इतना गाढ़ा हो जाता है, हर बार मुझे इसको डालने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छी तरह से बीट कर लीजिए, सारा एसेंस एंड एवरीथिंग अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये तो हो गए हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी। चलो ड्राई तैयार कर लेते हैं। और मैंने इसको फिर से 0 पे कर दिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये ऑल पर्पस फ्लावर 90 ग्राम्स जैसा मैंने ऐड कर दिया है। आपके पास देखिए, आपको शौक़ है ना बेकिंग का, क्योंकि मुझे भी शौक़ ही था। 10 ग्राम जैसा मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। तो शौक़ के लिए एक एक करके इतनी सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। तो आपको अगर शौक़ है ना तो एकदम से खर्चा मत करो, बट एक एक करके ना चीज़ें इकट्ठी कर लो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अपनी बेकिंग से आप ही ज़्यादा खुश होंगे। तो ये वेइंग स्केल मैंने पिछले साल लिया था, एंड मैं उतना यूज़ भी नहीं कर रही थी, बट अब मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगी, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ, बेटर रिजल्ट मिलते हैं जब आप वे करके इंग्रेडिएंट्स डालते हो। इसके बाद फिर मैंने ना इसमें काजू का पाउडर डाला था। वो मोटा पेसल में से जो निकाला था ना, वो काजू का पाउडर था। काजू बिस्किट है इसलिए काजू का पाउडर ऐड किया। आप मिक्सी करके भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे 20-25 ही काजू जो थे उसका पाउडर चाहिए था, तो मैंने इसको कूट लिया है। लगभग 20-25 ग्राम ही आपको काजू का जो पाउडर है वो चाहिए, नहीं तो रफली आप 20 से एक काजू का को कूट करके या मिक्सी करके पाउडर बना लो। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हाथों में लेकर के इसका एक स्मूथ बॉल बना लें। इसमें एक बूंद भी लिक्विड नहीं डलेगा किसी भी तरह का, तो मेजरमेंट पे प्रिसाइज रहिएगा। और इसके बाद ये देखो कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है मेरा डो तैयार। हमेशा बेटर रिजल्ट्स के लिए कुकीज़ का जो डो होता है उसको चिल्ड करना इज़ अ बेटर प्रैक्टिस, बट टाइम नहीं है, तो जो मैं कर रही हूँ आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। मुझे ये वाले जो बिस्किट है ना, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, थोड़े से स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप के, उस तरह के बनाने हैं। तो इसलिए मैं इस तरह इसको रोल कर रही हूँ, डो को इसकी शीट जैसी बना लूँगी, और फिर इसके अंदर से मैं शेप्स निकाल लूँगी। वैसे तो जब कुकी डो को रोल किया जाता है तो उसमें से अपने डिज़ायर्ड शेप आप निकाल लें, रिमेनिंग को फिर से रोल करें, फिर से शेप निकाल लें, बट इसमें थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लग जाता है, तो मुझे उतना टाइम और एफर्ट नहीं देना था यहाँ पे। अब वेस्टेज भी रोकनी थी, तो मैं ये कर रही हूँ। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं इसको रोल कर रही हूँ, एजेस को ठीक कर रही हूँ, सो दैट ये एक स्क्वायर में ही रोल हो। फिर इसमें से मैं इसमें से ना ऐसे पीसेस नहीं निकालूंगी, इस पूरे को ही स्क्वायर्स में काट लूँगी। तो दैट मीन्स मुझे ये बार बार रोल करके बार बार काटने का जो हैसल है वो बच जाएगा, एक ही बार में क्लीन कट्स आ जाएंगे। तो मैंने इसको इतने साइजेस में काट लिया है, तो 9 बने हैं इसमें। आप इसको 4x4 यानी 16 में भी काट सकते हो, थोड़े छोटे कुकीज़ बनेंगे। एंड आई थिंक आप वही करना, क्योंकि ये वाले कुकीज़ फूल करके बाद में बहुत बड़े हो गए थे। हमेशा जब भी आप बेकिंग करना शुरू करें तो आपका जो ओवन है वो पहले ही प्री हीटिंग पे रख दें। मतलब एज सुन एज आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं ना, उसके बाद फिर ओवन को प्री हीटिंग पे रख दें, क्योंकि मिक्सिंग में 10-12 मिनट का ही टाइम लगता है डो बनाने में, बैटर बनाने में। इतने में प्री हीटिंग हो जाती है, फिर आप तुरंत बेकिंग कर सकते हो। तो मैंने ये जो कुकीज़ कटे हुए थे इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर, लाइनर के ऊपर रख दिया है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा काजू लगा दिया है दिखाने के लिए कि ये काजू कुकीज़ हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैं मिल्क वॉश कर रही हूँ। आप एग खा लेते हो तो एग वॉश कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा वो एक अच्छा ब्राउन कलर आ जाता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेटर कलर के लिए आप ये लगा सकते हो। और इसके बाद इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करना है। ओवन तो प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, बट ये बेक होंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 10 से 12 मिनट के लिए। थोड़ी सी नज़र रखना, ब्राउनिंग ज़्यादा हो रही हो तो आप फिर टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर सकते हो या जल्दी निकाल सकते हो, बट इतना टाइम लग जाता है। फिर मैंने आपको बताया मैंने सब्ज़ी भी मंगाई थी, तो मैंने धनिया भी मंगाया था। धनिया पिछले 2-3 हफ्तों से नहीं था मेरे घर में, मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने भैया को बोला था अच्छा वाला हो तो आप दे देना, नहीं तो फिर मत लाना। और ये देखो बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर का धनिया वो दे गए मुझे। और जब मैंने लास्ट टाइम बेकिंग की थी तो मुझे किसी ने बोला था कि दीदी आपका ओवन अच्छी तरह से दिखाना, तो ओवन मेरे को याद आया, बिकॉज ये देखिए ओवन मेरा बंद है, बट इसका एक स्पेशल फीचर है विच इज़ स्टे ऑन टू कीप योर फूड वार्म। तो मैंने मतलब एक्चुअली मेरी कुकीज़ में आपको दिखाऊँ, ट्रे ठंडी हो गई तो ये थोड़ी सी ऐसे ब्राउन हो गई थी, आप देख सकते हो ब्राउन हो गई थी। तो मैंने है ना तुरंत इसका टाइमर जो है 0 पे कर दिया था, तो मुझसे ज़रा सा आगे हो गया, तो ये स्टे ऑन ही है।
तो इसका कलर ऐसा नहीं था, मैंने जब बंद किया था तो अच्छा कलर था, लेकिन वो क्योंकि स्टे ऑन ही रह गया तो इसकी हीटिंग, इसके अंदर बटर है ना, तो वो होती ही चली गई एंड इसकी हीटिंग जो है वो होती ही चली गई और फिर कुकीज़ मेरी जो है थोड़ी सी ब्राउन हो गई हैं। तो ओवन में आपको बता दूं, पहले में से 0, तो ओवन मेरा अगारो का है और ये कन्वेक्शन ओवन है। कन्वेक्शन ओवन का मतलब होता है कि इसमें फ़ैन लाइक, हाँ ये रहा फ़ैन ऑप्शन है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह रॉड्स हैं। जब ये आया था तब भी मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें नीचे भी रॉड्स हैं, ऊपर भी रॉड्स हैं और उसके साथ एक ग्रिल ट्रे और एक ब्लैक ट्रे जो अभी मैंने आपको दिखाई थी वो आया था। मुझे स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और ये लाइक 60 लीटर का है एंड इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छी इसमें बेकिंग होती है। इंटीरियर आप देख लीजिए, मुझे मिलेगा तो जिस वीडियो में मैंने इसकी सारी डिटेल आपको दिखाई थी वो वाली लिंक कर दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर ओवन मेरा ये वाला है। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं जब भी मैं बेकिंग करती हूँ। और धनिया की जो डंडी वाला एरिया था ना, ज़्यादा स्टॉक थे, कम लीव थे, उसकी मैंने बना दी है चटनी। अच्छा नींबू मसाला वगैरह सब करके बहुत बढ़िया बनती है ये चटनी, आप ट्राई करना, मज़ेदार। और ये कई दिन तक रह जाएगी अभी फ्रिज में। और जो पत्ते थे वो मैंने सेव कर लिया है, वो कुकिंग में यूज़ हो जाएंगे। तो प्लान था मेरा पकौड़ियाँ बनाने का भी, तो मैंने है ना आलू, प्याज, धनिया, मिर्ची काट लिए हैं और इसकी फटाफट से मैं बना लूँगी बैटर। तो हमारे यहाँ है ना ये जो पकौड़े होते हैं ना, इसको पकौड़ा नहीं पकौड़ी बोला जाता है। और पकौड़ियाँ बना लो चाय के साथ, गेस्ट आ रहे हैं तो भी पकौड़ियाँ बना लो, यानी इतनी स्वाद लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। तो मुझे ये पकौड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल बेसिक मैंने मसाले करे हुए हैं। वो जो मोटा पेसल आप देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा मैंने गार्लिक कूट रखा है। ज़रा सा गार्लिक बड़ा अच्छा टेस्ट देता है यार पकौड़ियों में। आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ट्राई करना। अच्छी तरह कूट लिया था मैंने और पानी डाल करके इसका जो एक घोल जैसा बना करके ऐड कर दिया है, सो दैट ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो। और इसके बाद बेसन ऐड करूँगी। इसमें है ना बेसन कम, सब्जियां ज़्यादा, ऐसा होना तो इतनी बढ़िया क्रिस्पी लगती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं। और जैसा ये अभी मौसम है, हालांकि इस साल बहुत कम बारिश हो रही है यार। हमारे यहाँ पे ना स्टैट्स रिलीज़ किए थे, तो जितनी बारिश एक्सपेक्टेड थी उसकी बस 20% बारिश ही गिरी है अभी तक हमारे यहाँ पे। जितनी हर साल हो जाती थी, जितनी इस साल एक्सपेक्टेड थी, जस्ट 20%। तो इससे तो आगे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आपके यहाँ बारिश का क्या हाल है मुझे बता देना। मैंने है ना ये बैटर बहुत ही थिक बना रखा है। इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड किया, बिल्कुल टाइट है ये। पर मैंने इसे साइड में रख दिया है क्योंकि जो सब्जियां हैं वो मॉइस्चर रिलीज़ करेंगी, बस वही हो जाएगा पानी वाला काम। अलग से आपको इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रेस्ट होने मैंने रख दिया है। साइड में मैं जो कढ़ी बना रही हूँ ना, उसके लिए पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो कढ़ी के अंदर जो मैं पकौड़े डालती हूँ ना, उसमें भी प्याज, कटी हुई मिर्चियाँ, धनिया सब डालती हूँ मैं। लेकिन आज मैंने साइड से पकौड़े वो वाले बना लिए हैं ना, तो फिर मैं ये वाले प्लेन रख रही हूँ। तो जो मैंने चटनी पीसी थी वो थोड़ी सी चटनी लगी रही थी जार में, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके वो पानी मैंने निकाल लिया और उस पानी से ये जो कढ़ी के पकौड़े हैं इसका मिक्स जो है वो रेडी कर दिया। ये वाला जो बैटर बनता है ना कढ़ी के पकौड़े के लिए, 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखो फॉर सॉफ्टर पकौड़े। एक तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको बीट करना है। जितना अच्छा बीट करोगे, एरी फ्लफी बना लोगे इसको, उतने बढ़िया पकौड़े बनेंगे। दूसरा ये कि इसको टाइम ज़रूर दो, मतलब रेस्ट ज़रूर से कराओ। आधा घंटा जैसा रेस्ट कराओ तो बहुत अच्छा है। तो बेसन फूल जाता है तो फिर उससे भी लाइट एंड फ्लफ़ी पकौड़े बनते हैं। तो हस्बैंड मेरे घर आ चुके थे और मैंने वहाँ पे चाय चढ़ा दी। इधर फटाफट से मैं पकौड़ियाँ उतार लूँगी। और इतनी बढ़िया लग रही है, सरसों तेल में मैंने ये बनाई हैं। और पकौड़ियाँ और स्टफ़्ड पराठे मेरे 2 दी मोस्ट फेवरेट आइटम्स हैं खाने में। पर ऐसा नहीं है कि मैं अनलिमिटेड खा सकती हूँ या कहीं का भी खा सकती हूँ। अच्छी तरह से बने होने चाहिए, फिर चाहे थोड़ा सा 10 ग्राम भी मिल जाए मेरे लिए बहुत है। बट मुझे पकौड़े स्टफ़ पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिस्किट भी मैंने बना लिए थे, पकौड़ियाँ यहाँ बन चुकी थी, चाय मैंने छान दी तो मैंने हस्बैंड को दे दिया। वो तो देखकर बहुत ही खुश हो गए। एंड पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी और चटनी के साथ तो अलग ही मज़े आ रहे थे। इसके बाद फिर मेरी जो कढ़ी है मैं इसको फिनिश करने आ गई हूँ। फटाफट से इसकी वाली जो पकौड़ियाँ हैं वो उतार लूँगी। सरसों तेल में ही कर रही हूँ मैं, अच्छा टेस्ट आता है इससे। मतलब आप नहीं खाते तो अलग बात है, ट्राई करके देखना। ये थोड़ा ज़्यादा हेल्दी भी होता है इन कंपैरिजन टू जो वाइट ऑयल हम खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, उसके कंपैरिजन में ये
बेटर टेस्टिंग भी होता है एंड हेल्दी भी होता है। तो मैंने पूरी कढ़ाई भर ली है। जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मेरी ऐसे कढ़ाई भर के पकौड़ियाँ बनाती थी। आई वाज लाइक मम्मी कितनी कंजूस हो, 2 बार में तल लेना, तेल ज़्यादा थोड़ी ना खर्च हो जाएगा। पर बड़े होते होते सब समझ आता है माँ कितनी समझदार होती है। कंजूस बेवकूफ़ सब हम ही होते हैं जब तक हमको सब समझ ना आए। मम्मी ये सब करती थी, इसके पीछे भी साइंस था। ज़्यादा पकौड़ियाँ एक साथ डालने से ना तेल का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है एंड देन पकौड़ियाँ बहुत अच्छी सिकती हैं अंदर तक बढ़िया वाली। बस कढ़ी हो गई थी मेरी रेडी। इसके अंदर का जो चावल है वो तो गल ही चुका था। वैसे कढ़ी काफ़ी देर से खदक रही थी तो ये अच्छी बढ़िया तैयार हो गई है, एकदम क्रीमी एंड स्मूथ। इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी, ऊपर से मैंने थोड़ा सा हींग और मिर्ची और मेथी का तड़का लगा दिया था, मेथी दाना का तड़का लगा दिया था। कढ़ी हो गई रेडी और उसके बाद बस मैं डिनर सर्व कर रही हूँ फटाफट से। मैंने चावल भी छौंक दिए थे, बढ़िया बढ़िया चावल एंड वेरी टेस्टी कढ़ी। मैं बहुत बहुत महीनों के बाद मैंने कढ़ी बनाई है। लास्ट टाइम शायद कढ़ी मैंने मेरे सासू माम के हाथ की ही खाई होगी, मैंने इतने दिनों बाद बनाई है, बट खा के मज़ा आ गया। एंड उम्मीद कर रही हूँ वीडियो देख के आपको भी मज़ा आ गया होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।